सुप्रभात मित्रों, आज हम संख्या पद्धति के उसी टॉपिक पे दूसरे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा है संख्याओं के प्रकार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जानते हैं जितनी भी संख्या हम लोगों ने पढ़ी कल के दिन जो हमने संख्या 3 प्रकार की पढ़ी, भारतीय, अंग्रेजी और रोमन संख्या, उनको जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है। आज इसी पे हम लोग ध्यान देंगे। मित्रों, संख्याओं को अगर देखा जाए तो संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। ये जो संख्या है आपके, इसको सभी संख्याओं को, जितनी भी संख्या देखते हैं, इनको 2 ही भागों में बांटा गया है। पहली संख्या क्या है? वास्तविक संख्या, और दूसरी संख्या है काल्पनिक संख्या। इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर मिला दें तो इसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या। तो जितनी भी आज हम लोग संख्याएं पढ़ेंगे उनको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, काल्पनिक और वास्तविक। मित्रों, इसको सम्मिश्र संख्या को हम लोग और गणित की भाषा में जेड से दिखाते हैं। जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। आई जिसके साथ लगा रहता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। जैसे अगर हम कहें कि जेड बराबर 3 प्लस 4 आई में काल्पनिक क्या है, तो आप बताएंगे कि 4 काल्पनिक है और 3 क्या है? वास्तविक है। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मेल को ही हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। चलिए अब इन संख्याओं को देख लेते हैं। पहले काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्या वह संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल ऋणात्मक हो। यानी आप जानते हैं, अगर कोई आपसे कहेगा कि 4 का वर्गमूल बताओ तो आप तो सीधे बता देंगे 2। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि -4 का वर्गमूल बताओ तो -4 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। इसका वर्गमूल होगा 2, करड़ी में -1 बचा रह जाएगा। इस -1 को आखिर क्या कहते हैं? यही -1 आपकी काल्पनिक है, काल्पनिक संख्या है। और इसको हम लोग दिखाते किससे हैं? -1 की वैल्यू जो होते हैं करड़ी -1 को हम लोग आई से दिखाते हैं। मतलब आई का जो मान होता है हमारा कितना होता है? करड़ी में 1। ध्यान रखिएगा। तो कहीं कहीं किसी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि बताओ आई घाते 16 का मान, आई घाते 20 का मान। तो एक चीज़ जानिए, जैसे ही हम आई का घाते 2 करेंगे तो करड़ी में -1 का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिल जाएगा? करड़ी में 1 के माइनस का स्क्वायर करेंगे जब हम, तो स्क्वायर से करड़ी हट जाती है, तो ये आपका सीधे सीधे -1 आएगा। इसलिए आपको याद रखना है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आई स्क्वायर का जो मान होता है हमारा, हमेशा आई स्क्वायर का मान -1 होता है। अब आई की जो घात है, अगर वो 4 का गुणज है, 4 के कट जा रहा है, तो उसका उत्तर हमेशा आपका कितना आएगा? +1 में। लेकिन अगर आई के घात जो है 4 का गुणज नहीं है तो उसका उत्तर हमेशा कितना आएगा? -1 में। कैसे? अगर कोई एग्ज़ाम में या कहीं भी आपसे पूछ दे कि आई घाते 16 का मान बताओ, आई घाते 16, आप जानते हैं 16 4 का पहाड़ा आता है ना। देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ है आई के घाते 4 का मान अगर सम संख्या है तो उसका मान हमेशा प्लस होगा, और आई घाते 4 का अगर विषम संख्या है तो उसका मान हमेशा माइनस होगा। तो यहाँ इसका वैल्यू हमेशा प्लस आएगा। आई घाते 64 का मान अगर आपसे कोई पूछे तो आई घाते 64 भी प्लस आएगा। आई घाते जो है 20 का मान पूछे वो भी +1 आएगा। लेकिन मित्रों, अगर आई घाते 18 का मान हम पूछ दे बताओ तो आई घाते 18 का मान कितना आएगा? -1 आएगा। आई घाते 20 का मान कितना आएगा? इसका तो मान आप जानते हैं +1 आएगा। तो जो संख्या 4 से ना कटे उसका मान हमेशा कितना होगा आपका? उसका मान हमेशा आपका -1, और जो 4 से घात कट जाए वो +1 होगा। तो आशा है आप लोग काल्पनिक संख्या को अच्छे से जान गए होंगे। चलिए हम लोग वास्तविक संख्याओं को ध्यान देते हैं। वास्तविक संख्या क्या है मित्रों? अब इस संख्याओं को पढ़ने के लिए आपको हमने पहले बताया जितने भी अंक हैं हमारे, सभी अंकों का खोज हमारा कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। तो भारत में जो हम लोगों ने पहली संख्या खोजी, उन संख्या को हमारा क्या कहा गया था?
पहले अंक जो थे वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाए। प्राकृतिक संख्या को n से दिखाते हैं और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है मित्रों? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और इसके बाद 2, 3, 4, 5 अनंत तक संख्याएं जाती हैं। अगर किसी परीक्षा में पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ तो आप क्या बताएंगे मित्रों? 1। आप जानते हैं एक का अनुवर्ती संख्या क्या है? अनुवर्ती का मतलब होता है अनुवर्ती। अनुवर्ती का अर्थ होता है आगे, जो आगे आए। तो 1 की अनुवर्ती 2, 5 की अनुवर्ती मित्रों 6, 27 की अनुवर्ती 28। उसी तरह पूर्ववर्ती का अर्थ होता है पीछे। 50 का पूर्ववर्ती 49 और 40 का पूर्ववर्ती 39। तो अनुवर्ती पूर्ववर्ती भी आप सीखे होंगे। चले अब हम एक झोला ले लेते हैं। हम लोग बाज़ार में जाते हैं। इस झोले में हम लोग बाज़ार में पहले हम लोगों ने क्या भर लिया? सभी प्राकृतिक संख्याएं भर लिया मित्रों। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जीरो का खोज बाद में हुआ, तो जीरो को हम लोगों ने बाद में इसमें रखा। तो जैसे ही जीरो को इसमें रखा तो जीरो इसमें जब मिल गया तो ये प्राकृतिक संख्या किस में बदल गई मित्रों? ये प्राकृतिक संख्या बदल गई पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को किस में दिखाते हैं हम लोग? W से। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? बिल्कुल है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं, क्योंकि जीरो का जो मान है वो आपके पूर्ण प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है। तो इसका मतलब अगर इसको हम गणितीय विधि से दिखाएं कि ऑल होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं वो सभी किस में शामिल हैं? आपके सभी होल नंबर जो है ये बड़े होंगे और प्राकृतिक संख्याएं छोटे होंगे। मतलब एक केवल नंबर से वो नंबर क्या है आपका? जीरो। तो ये ध्यान रखिएगा कभी कन्फ्यूजन ना होने पाए कि जीरो एक पूर्ण संख्या है। चले मित्रों हम दूसरे दुकान की ओर बढ़ते हैं। हमने इस नेचुरल नंबर में पहले जीरो भर दिया तो ये क्या नंबर बन गया था? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या बन गई थी। अब हम जितनी भी ऋणात्मक अंक हैं सभी माइनस अंकों को हमने इसमें रख दिया। तो माइनस अंकों को भरने के बाद ये पूर्ण संख्या किस में बदल गई है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को मित्रों कैसे दिखाते हैं? पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इंटीजर और इसको हम लोग दिखाते हैं आई से। अब आई का मान दो प्रकार का होता है, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। अगर संख्या रेखा हम लोग खींचें तो बीच में जीरो है। जीरो मित्रों ऐसा है जो न तो प्लस है न तो माइनस है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता। इसके बाईं तरफ आप जैसे बढ़ते जाएंगे आपका मान घटता जाएगा, -1, -2 ये घटता जाएगा। और इसके दाईं तरफ बढ़ेंगे तो ये मान बढ़ता जाएगा 1, 2, 3 इस तरह से। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो निश्चित रूप से जितना हम संख्या रेखा पे बाईं ओर बढ़ते हैं उतने हमारी संख्याएं कम होती हैं, ध्यान रखिएगा। अर्थात ऋण वाली संख्या में होगी तो बड़ी संख्या लेकिन वह संख्या सदैव छोटी होगी। इसको एक ऐसे तरीके समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 40 रुपया उधार है और किसी व्यक्ति के पास 50 रुपया उधार है। तो मित्रों हम पूछें आपसे बताओ कौन धनवान है, तो निश्चित रूप से जो कम उधारी लिया है वो ज़्यादा धनवान है। तो -40 धनवान है, मतलब -40 बड़ा है। अर्थात बड़ा होने के लिए इसका उल्टा चलता है माइनस में, जो अंक छोटा रहेगा वो बड़ा और जो बड़ा रहेगा वो छोटा। जैसे हम आपसे कहें -2, -3 और -4 को आरोही में लिखो। आरोही क्या होता है मित्रों? आरोही असेंडिंग ऑर्डर। आरोही का मतलब होता है आएगा कोई चीज़ तो आपके पास, आप जानते हैं कोई चीज़ आएगा तो बढ़ेगा, तो छोटे से बढ़ना, छोटे से बढ़ने को हम लोग आरोही कहते हैं। तो इसमें आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा आप मित्रों क्या है आप जानते हैं, इसमें माइनस में जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो पहले -4 आएगा, फिर क्या आएगा आपका -3 आएगा, फिर क्या आएगा -2 आएगा। आशा है कि आप लोग आरोही और अवरोही की अवधारणा से परिचित होंगे। आरोही का मतलब है छोटे से बड़ा, और अव शब्द का मतलब क्या होता है मित्र? अव शब्द का मतलब किसी भी चीज़ के पीछे अगर
आपका उपसर्ग अव लग जाए। उपसर्ग अव का मतलब होता है घटना। अवरोही, अवरोही आप लोग जानते हैं। अवगुण, अवगुण का मतलब उसका गुण घट गया। तो बड़े से छोटे हम शब्दों की ओर लिखें, तो बड़े से छोटे की ओर लिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? अवरोही, डिसेंडिंग आर्डर। तो अवरोही मतलब बड़े से छोटा, और आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, आएगा तो बढ़ेगा ही। चलिए मित्रों, अच्छा, अगर आपसे किन्हीं दो संख्याओं के, जैसे हम कहें 4 और 6 के ठीक बीच का अंक बताओ, बीच का अंक कैसे निकालते हैं मित्रों? बीच के अंक निकालने के लिए इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं और उसके बटे 2 कर देते हैं। तो किसी का भी बीच का अंक निकालना हो तो उन दोनों को जोड़ो और बटे क्या कर दो? 2 कर दो। तो सीधे सीधे 4 2 6 का आधा कितना आएगा? सॉरी, 4 और 6 है, 4 और 6 10 का आधा कितना आएगा आपका? 10 का आधा आएगा 5। तो इसके बीच क्या होगा? 5। तो मित्रों हमेशा याद रखें, किसी दो अंकों के ठीक बीच का अंक क्या होता है? उन दोनों अंकों के जोड़ का आधा। मित्रों कमेंट बॉक्स में आप भी हमें बताएं कि -2 और -6 के ठीक बीच में क्या आएगा। और यह भी बताएं 40 और -80 के बीच में क्या आएगा। और बताएं 0 और 50 के ठीक बीच में क्या आएगा। तो याद रखें, ठीक बीच का मतलब है दोनों को जोड़ के आधा करना। आप इसको पॉज करके इसको अच्छे से समझ लें। हाँ मित्रों, चलते हैं अगली संख्या की ओर। अगली संख्या हमारी है परिमेय संख्या, बड़ा ही महत्वपूर्ण है परिमेय संख्या। अच्छा, अभी हम बाज़ार से जैसे गए थे, हम लोग ने इस झोले में सबसे पहला अंक हम लोगों ने क्या रखा था? प्राकृतिक संख्या। फिर इसमें 0 मिला दिया तो पूर्ण संख्या, इसमें माइनस वाली संख्या मिला दी तो पूर्णांक संख्या। अब इन सभी संख्याओं को अगर हम बट्टे में लिख देते हैं, बटे में कर देते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख देते हैं, तो इन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर हमेशा पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। अच्छा मित्रों, क्या सभी अभी जितनी संख्या हम लोग क्रम पढ़ रहे हैं, पहली संख्या प्राकृतिक, दूसरी संख्या पूर्ण, तीसरी संख्या इंटीजर और चौथी संख्या हमारा परिमेय संख्या। तो जितनी संख्या पढ़ रहे हैं, अगर एग्जाम में पूछता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल है। क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? बिल्कुल है। ये सभी इसके ऊपर से नीचे सभी ओर लागू होगा, लेकिन इसका उल्टा अगर कोई पूछेगा तो यह गलत हो जाएगा, यह लागू नहीं होगा मित्रों। तो इसको बड़े सावधानी पूर्वक ध्यान देना है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है मित्रों कि अगर कोई आपसे कहता है कि बताओ 22/7 क्या परिमेय है, तो आप कहेंगे हाँ सर, ये तो पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया है कि निश्चित रूप से परिमेय है। लेकिन आप क्या जानते हैं, जो पाई एक वैल्यू है जिसका मान आप लोगों ने अभी पहले पढ़ा था, आर्यभट्ट प्रथम जी ने इसका वैल्यू निकाला था, तो ये पाई आपका परिमेय है कि अपरिमेय है? पाई अपरिमेय है। पाई अपरिमेय है। अपरिमेय क्यों है, अभी इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। पाई अपरिमेय है। अपरिमेय उसे कहते हैं कि जिसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में ना लिख सके, वो अपरिमेय है। अच्छा, पाई अपरिमेय क्यों है? पाई का मान जानते हैं, अभी भी बड़ा प्रयोग चल रहा है। जैसे पाई का मान 3.14 के आगे दशमलव के 18 अंकों तक दिखा गया है। अब जिसका दशमलव के आगे फिक्स ही ना हो तो आप इसको बट्टे में नहीं लिख सकते, इसलिए पाई अपरिमेय है। जबकि उसका मान क्या है मित्रों? उसका मान परिमेय है। अब कुछ संख्याओं को हम लोग पी बटे क्यू में रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसे हम आपसे कहें बताओ 0.3 परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप सीधा कहोगे सर तो 3/10 के रूप में लिखा जा सकता है। एक अंक दशमलव मतलब 1 0। 0.05 परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये भी 5/100 के रूप में लिखा जा सकता है। ये सब क्या है? संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं। कक्षा 6 में आप लोग परिमेय संख्याओं को बदलने के लिए पढ़े होंगे कि इसमें जैसे आपसे कोई संख्या दशमलव में पढ़ेंगे कि 0.3
5 5 5 इस तरीके से ये बार बार आए। अब ये बताओ परिमेय है कि अपरिमेय है। तो मित्रों निश्चित रूप से जब दशमलव के बाद संख्या निश्चित हो तो हमेशा परिमेय होगा। क्यों? इसको लिखते हैं हम लोग हैं 5, बार बार क्या आ रहा है आपका 5 है 5 आ रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं और इसको परिमेय में लिखने का नियम होता है जो भी अंक हो उसको लिख लें आप, जितने अंक बार हो उतना 9 लिख लें। तो ये 5/9 का आप जब भाग देंगे तो यही संख्या बार बार आएगी, इसलिए इसको परिमेय संख्या करेंगे। हम आप लोग को जब दशमलव पढ़ाएंगे तो इसका और ज़्यादा वर्णन करेंगे, इसको और विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव में पढ़ा जाता है। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि जब भी कोई दशमलव के बाद मान फिक्स हो जाए, दशमलव बाद मान फिक्स हो जाए तो उसको आपको किस में रखना है, परिमेय में, और दशमलव बाद मान फिक्स ना हो उसे अपरिमेय में। अब आप बताएं मित्रों 5 9 5 9 इसी तरह ये अनंत अनंत बार है तो परिमेय है कि अपरिमेय, कमेंट बॉक्स में दें। 0.4 4 4 ये परिमेय है कि अपरिमेय, कमेंट बॉक्स में दें। 0.173 डैश 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 ये परिमेय है कि अपरिमेय, कमेंट बॉक्स में दें। चले मित्रों, हम लोगों ने अभी संख्याएं पढ़ी हैं जो हम लोग आज तक पढ़े हैं। कुछ संख्याएं आज हम आपको नई प्रकार की संख्याएं बता रहे हैं। ये संख्याएं बिल्कुल अपने आप में नई हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे हम लोग। मित्रों सम संख्या से आप लोग परिचित हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 ये सभी संख्याएं सम संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी सम संख्या भी नहीं बताया जा सकता है। सम संख्या में अंतर जब परीक्षा में भी इसमें मानने वाली बात आएगी, तो सम संख्या को हम लोग अगर पहली संख्या यक्स माने तो उसके बाद दूसरी संख्या क्या आएगी, उसके दो गिनती बात आएगी। इस तीसरी संख्या क्या आएगी, उसके फिर दो गिनती बाद आएगी। इस तरह से हम लोग अभी मानने वाला भी इसमें सीखेंगे, जानते रहें। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है मित्रों? 2 सबसे छोटी सम संख्या है। अगर आपको 0 दिख जाए तो 0 सम संख्या है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आप दें 0। अगर ऑप्शन में सम संख्या मिल जाएगी, बताओ 0 सम संख्या है कि नहीं। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से न विभाजित हों उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है मित्रों? 1 होती है। अच्छा, सम और विषम के भी मानने का आप जानते हैं। विषम भी इसी तरीके से है जो 2 गिनती के बाद प्राप्त होती है। अगली संख्या है मित्रों भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर और संयुक्त संख्या। ये सभी एक ही संख्याएं के नाम हैं। वे संख्याएं जो अपने और एक को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित हों। इसमें कंडीशन क्या है आपका कि वो अन्य से भी विभाजित होने चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं 4 एक सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4। तो 4 अपने और एक को छोड़कर 2 से विभाजित हो रही है। तो इस तरह जो संख्याएं अपने और एक को छोड़कर अन्य से विभाजित हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी से न विभाजित हो। तो इसमें पहले ही दे दिया एक को छोड़कर। मित्रों ये हमारे दिमाग में भर जाता है कि एक अभाज्य है। एक अभाज्य नहीं है। इसमें परिभाषा में दिया गया है कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी से भी विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या मित्रों 2 है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, और केवल यही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। बाकी पूरी संख्या पद्धति में कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। अगर आपके एग्जाम में पूछे वह एकमात्र सम संख्या बताओ जो अभाज्य संख्या है, वो कौन सी अभाज्य संख्या है? 2 के अलावा और कोई भी सम संख्या आपकी अभाज्य नहीं है। अच्छा, कुल 1 से 100 तक मित्रों कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक कुल मिला के 25 अभाज्य संख्याएं हैं। इसको देखा जा सकता है जैसे 1 से 10 के बीच में कौन कौन अभाज्य है। आप जानते हैं 2 3 5 7 9 अभाज्य नहीं होगी क्योंकि वह 3 से कट रहा है। तो इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई हैं? 4। उसी तरह मित्रों 10 से 20 20 से 30 ये आपके होमवर्क में है। इसको आप लोग करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कुल अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। इसको गिन के बताइए। कुल हमारा हमेशा कितना आएगा? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 आएगा। उसी तरह हम तो कहेंगे आप प्रयास करिए 200 तक अभाज्य संख्याओं को लिखने के लिए।
परीक्षा में हमेशा निम्न में कौन अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है पूछा जाता है। तो मित्रों कोई भी संख्या अगर दे दे और पूछे वह अभाज्य है कि नहीं है तो उसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, और वर्गमूल से कम अगर